नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का गायत्री आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर तिवरी के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विद्यालय की ओर से नियमित रूप से कक्षा 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में हम आज अंग्रेजी विषय की पहली ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लास में आप जिस समय अध्ययन करते हैं तो आप अपने पास के अंदर नोटबुक है और पेन दोनों आप अपने पास खोल के रखें और नियमित रूप से जो भी अध्यापन कार्य आपको करवाया जाता है उस कार्य को नोट करते हुए आप चले, ताकि हम क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाते हैं, इसका आपको अवश्य फायदा होता है। जैसा कि 10वीं बोर्ड के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है उसका 15 अंक पूरे जो है होते हैं। 15 अंकों के अंदर सबसे जो पहला अपना टॉपिक आता है जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह जो टॉपिक है अपने 15 नंबर में से पूरे 4 नंबर का टॉपिक है जो 10वीं बोर्ड के अंदर समाहित है। अब ये जो टॉपिक है जिससे सभी विद्यार्थी पूर्व की कक्षाओं के अंदर भी परिचित हो चुके हैं, क्योंकि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं विद्यालय के जीवन के साथ ही साथ और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसके अंदर इस प्रकार का सवाल निश्चित रूप से आता है। क्योंकि यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो अपने जीवन पर्यंत हमारे साथ में चलता है। हम किसी भी कंपटीशन परीक्षा की यदि तैयारी करते हैं तो उसमें भी अंग्रेजी यदि विषय होगा तो उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अवश्य होगा। देखते हैं क्या है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमारा प्रयास रहेगा कि इसके अंदर हम निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो टॉपिक है इसको दूसरे शब्दों के अंदर यदि कहा जाए तो इसको कहा जाता है टेंस। जी हाँ, काल। टेंस जब अंग्रेजी का अपन जिक्र करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है टेंस का, काल। और जो मनुष्य का पूरा जीवन है वो इन्हीं कालखंडों के अंदर विभाजित है। जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा है कि टेंस यदि आपको पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं तो टेंस को कालक्रम के अनुसार 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, जिसको अपन हिंदी के अंदर वर्तमान काल कहते हैं, इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट टेंस। दूसरा यदि अपन भाग देखें टेंस का तो वो होता है अपना पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हिंदी के अंदर भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसको भूतकाल कहा जाता है। तीसरा जो भाग होता है टेंस का
उसको कहा जाता है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी के अंदर भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। जो समय इस समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल है, और जो समय आगामी आने वाला है उसको अपन भविष्य काल कहते हैं। ये हो गए मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस। अब इस तीनों टेंस के अलग अलग भाग होते हैं। यदि सीधा अपन कहें तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, और इसी प्रकार प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। 4 तीनों के भाग होने से टोटल अपने टेंस की संख्या होगी 4 इंटू 3 बराबर 12। टोटल 12 टेंस के नाम के साथ ही अपन इस कक्षा के अंदर शुरुआत करते हैं, और सीधा अपन बाद में पहुंचते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक पर। जैसा कि पहला जो भाग होता है, जिसको अपन कई बार अपनी भाषा के अंदर कहते हैं सिंपल टेंस, और कई बार इसका एक और अन्य नाम अपन को देखने के लिए मिलता है, जिसे हम कहते हैं इनडेफिनिट टेंस। दूसरा जो भाग होता है वो अपने कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS टेंस। तीसरा जो अपना भाग होता है वो परफेक्ट टेंस, और जो चौथा भाग होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक बार फिर से अपन देखते हैं। पहला जो भाग है वो सिंपल टेंस, जिसको एक अन्य नाम से जाना जाता है इनडेफिनेट टेंस। चाहे आप सिंपल टेंस कहो चाहे आप इनडेफिनेट टेंस कहो, दोनों एक ही चीज है। दूसरा यदि अपन भाग की बात करें तो कॉन्टिन्यूस टेंस। तीसरा परफेक्ट टेंस, और जो चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इन चारों भागों को प्रत्येक टेंस के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो टेंस की पूरी संख्या हो जाती है 12। कैसे? जैसे अपना पहला जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, इसके साथ में इन प्रत्येक भाग को अपन जोड़ते हुए चलते हैं तो 4 भाग हो जाएंगे प्रेजेंट टेंस के। जैसे प्रेजेंट के साथ में जोड़ देते हैं सिंपल, तो हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, या दूसरे शब्दों में कहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 4 प्रकार के भाग हो गए। इसके बाद में अपन इन्हीं चारों भागों को पास्ट के साथ में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर को अपन इन चारों भागों के साथ जोड़ लेते हैं तो फ्यूचर के भी 4 भाग हो जाएंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर
कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से तीनों टेंस के प्रत्येक के ये 4 एक ही भाग होते हैं और पूरी टेंस की संख्या हो जाती है 4 × 3 12। सभी विद्यार्थी यहाँ तक अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर इसको नोट कर ले और फिर अपन आगे एक बार सभी 12 टेंस के यहाँ विशेष नाम लिखकर आपके समक्ष रखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो 3 प्रकार के अपने टेंस हमने देखे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक के मैंने अभी आपको 4 भाग बताए थे। पहला भाग सिंपल, जिसको एक अन्य नाम से जाना जाता है इनडेफिनेट टेंस। दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपके सम्मुख मैंने प्रत्येक भाग के साथ इन चारों भागों को जोड़ दिया। ये सभी अपने प्रेजेंट के 4 भाग, इसके बाद में ये सभी अपने पास्ट के 4 भाग और ये सभी अपने फ्यूचर के 4 भाग। इस प्रकार से प्रथम जो अपना उद्देश्य होता है कि सभी विद्यार्थियों को 12 जो टेंस है पूरे उसके नाम आना अनिवार्य है, क्योंकि जिस टॉपिक की अपन ने शुरुआत की है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके अंदर वाक्य आते हैं, किस प्रकार से आते हैं उसकी अपन चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन इन 12 टेंस इसमें से किसी भी टेंस को आपको इसमें वाक्य पहचानना होगा और पहचानने के बाद में उस टेंस की संबंधित हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है उसका हमें वाक्य में चयन करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस पढ़ने से पूर्व हमें इन संपूर्ण 12 टेंस के नामों का याद होना अनिवार्य है। इसलिए आप सभी बीच बीच में लिखने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए आप वीडियो को रोककर इन टेंस को बिल्कुल विशेष तरीके से अच्छी लिखावट के साथ लाइनों को आप जोड़ते हुए इन 12 टेंस को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर वीडियो रोक के आप आराम से लिख लीजिए और इसके बाद अपन आगे चलते हैं। बिल्कुल, अब आप सभी जितने भी अपने काल है, टेंस है, उससे तो भली भांति परिचित हो गए। 3 प्रकार के काल और प्रत्येक काल के जितने भाव होते हैं उससे आपने परिचय कर लिया। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं जो अपना मूल टॉपिक जिसकी शुरुआत आज अपन ने की है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले अपन इस टॉपिक का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि आखिर ये टॉपिक है क्या। तो अपन सबसे पहला जो शब्द इसमें देखते हैं जो लिखा है करेक्ट, इसका मतलब होता है सही या उचित। फॉर्म का जो अर्थ होता है जिसे अपन हिंदी के अंदर कहते हैं रूप। ऑफ का अपन जानते हैं का के की और वर्ब क्रिया। अर्थात क्रिया का सही या उचित रूप इसके अंदर खाली जगह के अंदर, रिक्त स्थान के अंदर, ब्लैंक्स के अंदर भरा जाता है। तो सबसे पहले
आप हेडिंग डालें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके नीचे आप लिखें क्रिया का सही रूप। बिल्कुल आप नोट करें, क्रिया का सही या उचित रूप, सही कह सकते हैं या आप कह सकते हैं उचित रूप। यहां पर जो अपने क्रिया है उससे तात्पर्य है मुख्य क्रिया। यहां आप नोट कर लेना कि क्रिया से जो तात्पर्य है वो है मुख्य क्रिया, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं मेन वर्ब। बिल्कुल आप इसको साथ ही साथ नोट करते जाएं। अब अपन बात करते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में परीक्षा के अंतर्गत किस प्रकार का प्रश्न आता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में परीक्षा के अंतर्गत 8 रिक्त स्थान ब्लैंक्स आते हैं। प्रत्येक ब्लैंक को सॉल्व करने से हमें आधे अंक की प्राप्ति होती है। हाफ मार्क्स वी गेट इफ वी करेक्ट 1 ब्लैंक। इसी प्रकार से टोटल 4 नंबर का ये अपने टॉपिक आता है। क्या आता है तो इसमें आप नोट कीजिए, परीक्षा में एक रिक्त स्थान दिया होता है और उस वाक्य के अंत में कोष्ठक, जिसको अपन कहते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मेन वर्ब, जिसको अपन हिंदी के अंदर मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, हमें उचित टेंस को पहचानते हुए उस टेंस की सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का सही रूप भरना होता है। नोट कर लिया सबने? तो ये परीक्षा के अंदर अपना वाक्य आता है। एक एग्जाम्पल अपन यहां पर लिख देते हैं, उदाहरण जैसे राम खाली जगह टेम्पल डेली। इस वाक्य में रिक्त स्थान है और ब्रैकेट कोष्ठक दे रखा है। कोष्ठक यहां भी हो सकता है वाक्य के अंत में या यहां भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य विशेषता है कि यहां पर हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट
फॉर्म ही होती है। मुख्य क्रिया की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म इसमें दी जाती है और अपन को इस वाक्य के अंदर एक पहचान सूचक शब्द जिसे अपन एडवर्ब कहते हैं उसको पहचानने के बाद उस टेंस की सहायक क्रिया और उस टेंस के अंदर नियमानुसार मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है उसका इस ब्लैंक के अंदर फिल करना होता है। इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लें ताकि परीक्षा के अंदर किस प्रकार का इस टॉपिक के संबंधित प्रश्न आएगा ताकि अपन इसको समझ सके। अब अपन जो पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या होती है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। जिसे अपन हिंदी के अंदर कहते हैं सहायक क्रिया। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डस। दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डस। अब भ्रम की स्थिति ये पैदा होती है कि दो सहायक क्रिया है तो किसका प्रयोग कब किया जाए। तो बिल्कुल इसका भी समाधान यही है कि दो है तो अवश्य ऐसा कोई न कोई नियम है जिसके अनुसार इसको भरा जाएगा। बिल्कुल यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो जिसको अपन हिंदी के अंदर कहते हैं एक वचन, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अपन को सहायक क्रिया के रूप में डज का प्रयोग करना है। अब बात यह उठती है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते कौन से हैं, तो उसको देखते हैं। सिंगुलर अर्थात एक वचन जो सब्जेक्ट है कर्ता का कार्य करते हैं वो अपन सर्वनाम की जो अपने सारणी है जिसे प्रोनाउन इंडेक्स कहते हैं उसमें ही, सी, इट या कोई एक नाम, कोई एक नाम, किसका नाम, व्यक्ति का हो सकता है, होना चाहिए एक,
वस्तु एक होनी चाहिए। जो भी हो वो एक वचन, एक किसी का नाम है तो उस कर्ता को एक वचन कर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। और प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है। अब डू का प्रयोग यदि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बहुवचन, सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि प्लूरल बहुवचन है तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है डू, उसका प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार ये भी देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। अपन ने प्रोनाउन को इंडेक्स जो है उसमें से ही लिया, सी लिया, इट लिया या कोई अन्य कोई एक नाम आ जाए, वो नाउन भी हो सकती है लेकिन होना एक चाहिए। अब प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर हमें देखना है कि वो कौन कौन से होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसकी पहचान यदि नहीं हुई तो इस प्रकार से सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सभी टेंस अपन पढ़ेंगे या कोई भी कंपोजिशन पार्ट के अंदर रचना करेंगे तो उसके अंदर भी अपन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमेशा वर्ब लगानी पड़ती है। तो ये पार्ट अपने संपूर्ण इंग्लिश भाषा अपन पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट अपने पढ़ लिए, प्रोनाउन के अंदर ही, सी, इट या कोई एक नाम हो, नाम किसका, कोई भी नाउन हो सकती है। आप इसको शॉर्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन यदि कोई एक होगा, जैसे राम अपन एक नाम लेते हैं तो ये भी नाउन है, चाहे पुरुष का नाम है चाहे महिला का नाम है। इसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता जो अपने प्रोनाउन के हिसाब से लिए आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, एक नाम हो तो सिंगुलर माना जाएगा, एक से अधिक नाम होंगे तो प्लूरल माना जाएगा, चाहे वो नाउन हो प्लूरल फॉर्म के अंदर हो, चाहे नाम दो आ जाए जैसे राम एंड श्याम तो दो हो गए, तो इसको अपन प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अंत में हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ एक मेन वर्ब होती है और उसकी कौन सी फॉर्म उसके अंदर लगती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमेशा प्रयोग किया जाता है।